जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय वही पुराना है, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट 1972। हम लोग आज गतांग से आगे का चर्चा करेंगे। इसके पूर्व भी मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित लगभग 43 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। आते हैं विषय पे। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 का और धारा 20 का। धारा 20 में हम उन आधारों को देखेंगे जिनके आधार पर एक किराएदार को न्यायालय में वाद दाखिल करके उसको बेदखल कराया जाता है। तो कौन कौन से आधार हैं उसको हम लोग देखेंगे। धारा 20 में कहा गया है, जो उसका उपधारा 1 है, कि किराएदार को उपधारा 2 के सिवाय किसी भी आधार पर उसको बेदखल करने के लिए वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो वो पोषणीय नहीं होगा, भले ही वह किराएदार किराएदारी समाप्त करने के उपरांत भी वह बना रहता है। इतना तक उसको छूट दिया गया है। लेकिन जो उपधारा 2 में जो बातें कही गई हैं, धारा 20 के उपधारा 2 में, उसमें कुछ आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो किराएदार है 4 महीने से लगातार किराया नहीं दे रहा है, मतलब किराया ड्यू हो गया है, तो उस आधार पर उसकी बेदखली हो सकती है। लेकिन उसके लिए प्रोविजो ये कहता है कि यदि वो व्यक्ति वाद दाखिल करते समय या करने के पश्चात विपक्षी हाजिर हो जाता है, यानी कि किराएदार हाजिर हो जाता है और न्यायालय में वो पैसा विथ इंटरेस्ट जमा कर देता है, जिसके अंतर्गत उस मुकदमे में अधिवक्ता का फीस भी शामिल है, तो फिर वो इस आधार पे, इस ग्राउंड पे न्यायालय किराएदार को खाली करने का आदेश नहीं देगा। दूसरा ये कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य कर दिया है किराएदार द्वारा जिसको किराएदारी के शर्तों के अनुरूप नहीं है, अर्थात उन शर्तों का उल्लंघन किया है, या किसी ऐसे व्यक्ति का अध्यासन करा दिया है जिसके लिए वो खुद लायबल नहीं था, या कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो धारा 25 में शिकमी किराएदार की बात होती है, मतलब सब टेन्योर के रूप में किसी को रख दिया है, या कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि खुद जो मकान मालिक है उसी के ही स्वत्व को चैलेंज कर दिया हो कि ये असली मालिक है ही नहीं, या उनके स्वत्व को नकार दिया हो, या कोई ऐसा मुकदमा खड़ा कर दिया हो जो कि उनके स्वामित्व को ही चैलेंज करता हो। तो इस तरीके के यदि कोई कार्य किए गए हैं तो इस आधार पर जो मकान मालिक है, तो यहाँ मकान मालिक का तात्पर्य केवल असली ओनर से नहीं है, जो हम लोगों ने परिभाषा खंड में देखा है कि किसी के लाभ के लिए यदि वो मकान भी धारित किया गया है तो वह व्यक्ति मकान मालिक समझा जाएगा। तो जो यहाँ मकान मालिक के प्रयोजन से जो मकान मालिक कहे जाते हैं वो वाद दाखिल करके न्यायालय में एक किराएदार को खाली करा सकते हैं उस मकान से। तो अब हम लोग देखते हैं धारा 20 को, देख लेते हैं क्या है। इसमें कह रहा है 20 का उपधारा 1 कि उपधारा 2 में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी भवन से किसी किराएदार की बेदखली करने के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, भले ही समय के बीत जाने से या छोड़ देने की नोटिस की समाप्ति पर या किसी अन्य प्रकार उसकी किराएदारी समाप्त हो गई है। इतना तक किराएदार को प्रोटेक्ट कर रहा है यह धारा कि धारा 20 का उपधारा 2 के सिवाय उसको किसी ग्राउंड पे बेदखल नहीं किया जाएगा वाद दाखिल करके, भले ही उसकी किराएदारी समाप्त हो गई है, वो चाहे वो नोटिस के द्वारा समाप्त मानी गई है या उसका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो दिया गया है, खंड 1 उपधारा 1 का प्रोविजो, उसमें ये कह रहा है कि किसी वाद के दौरान या अपील के दौरान कभी कोई किराएदार द्वारा लिखित रूप में ऐसा कोई मतलब हस्तांतरित लेख निष्पादित किया गया हो न्यायालय के समक्ष कि हम उसको एक फिक्स टाइम के बाद छोड़ देंगे, तो उसके लिए फिर ये धारा 20 का उपधारा 1 प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि उसके लिए फिर वाद संस्थित किया जा सकता है कि श्रीमान उसने जो है किराएदार ने एक हस्तांतरण लेख निष्पादित किया था कि हम अमुक दिन तक के ही रहेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, बावजूद उसको वो नहीं खाली कर रहा है, तो उसमें ये प्रोविजो दिया गया है। अब जो उपधारा 2 में ग्राउंड की बात करता है
कि किस आधार पे उसको खाली कराया जा सकता है, बेदखल कराया जा सकता है, वो हम लोग बेदखली का ग्राउंड देख लेते हैं। पहला ये कह रहा है कि किराएदार कम से कम 4 महीने का किराया बाकी है और उस पर मांग की नोटिस के व्यक्तिगत तामील होने के 1 महीने के भीतर उसका भुगतान उसने मकानदार को नहीं किया है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा। अब इसका जो प्रोविजो है ये आपको दे रहा है उपधारा 4 में। उपधारा 4 में कह रहा है कि उपधारा 2 के खंड क में उल्लिखित कारण के बेदखली के लिए किसी वाद में यदि वाद के प्रथम सुनवाई पर मकानदार को किराएदार भवन के प्रयोग तथा अध्यासन के लिए उसके द्वारा देय किराए तथा क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि को प्रयोग तथा अध्यासन के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की गणना किराए की दर पर की जाएगी और उस पर 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर से ब्याज और उसके संबंध में मकानदार के वाद व्यय में से किराएदार द्वारा धारा 30 की उपधारा 1 के अधीन पहले ही जमा की गई है तो कोई धनराशि की कटौती करने के पश्चात शेष का बिना किसी शर्त मकानदार को भुगतान कर दे या प्रस्तुत कर दे या न्यायालय में जमा कर दे तो न्यायालय उक्त कारण से बेदखली के लिए डिक्री के देने के बजाय किराएदार को उक्त कारण से बेदखल किए जाने के उसके दायित्व से मुक्त करने का आदेश दे सकता है। अर्थात जो 4 महीने की किराए की हम लोग बात कर रहे हैं कि खाली उसका बकाया हो गया है और मकानदार द्वारा उसको नोटिस देने की 1 महीने के भीतर वो पैसा नहीं जमा करता है तो वाद दाखिल किया जा सकता है। लेकिन जो ही वाद दाखिल करेगा कोई मकान मालिक तो किराएदार यदि प्रथम सुनवाई पर ही वो किराया जमा कर देता है 9% ब्याज के सहित और जो खर्चे हैं वाद व्यय के उसके, तो उसको फिर आदेश दिया जाएगा कि खाली ना किया जाए। अब आते हैं, लेकिन इसके लिए कह रहा है कि इसका भी एक प्रोविजो है कि उसका उस व्यक्ति पे यह नियम लागू नहीं होगा यदि किराएदार का इस किसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में या कोई नोटिफाइड एरिया में जहाँ वो किराएदारी अधिनियम किराएदारी भवन है उसमें कोई ऐसा मकान रिक्त करवा लिया हो या वो अन्य प्राप्त कर लिया हो तो फिर उस किराएदार के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। उसको तब वहाँ पे रिक्त मान लिया जाएगा उसका मकान और उसके लिए फिर खाली करना ही पड़ेगा। अब दूसरा ये कह रहा है कि किराएदार ने जानबूझकर भवन को सर्वमान्य रूप से क्षतिग्रस्त किया है या करने की अनुज्ञा दी है। मतलब दोनों कंडीशनों में, या तो उसने कोई ऐसा सर्वमान्य क्षतिग्रस्त कर दिया है जिससे उसका मूल्य कम हो जाए या किसी को करने के लिए अनुज्ञा दे दिया है। तीसरा ये कह रहा है कि किराएदार ने मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना भवन में कोई ऐसा निर्माण या संरचनात्मक परिवर्तन जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता घटने या जिससे उसका निरूपण होने की संभावना हो किया है या करने की अनुज्ञा दिया है। मतलब किराएदार ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है, उस मकान में तोड़फोड़ करवा दिया है या कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर चेंज करवा दिया है जिससे उस मकान का स्वरूप चेंज हो गया है या उसके मकान का वैल्यू कम हो गया है, तो इस आधार पर भी किराएदार को बेदखल करने का वादा दाखिल किया जा सकता है। उसके तत्पश्चात करें कि किराएदार ने मकानदार को लिखित अनुज्ञा के बिना उसका प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए उसे भवन किराए पर दिया गया था भिन्न प्रयोजन के लिए किया है। एक ये भी आधार बन जाएगा कि यदि जो उसको जिस प्रयोजन के लिए दिया गया था किराए पर मकान और मकान मालिक को बिना इसकी पूर्व सूचना के ही वो किसी दूसरे प्रयोजन से उसका इस्तेमाल करने लगा, जैसे कोई आवासीय प्रयोजन से दिया गया है और उसमें उसने दुकान खोल दिया, तो ये सब चीज़ें उसके प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन माने जाएंगे। तो उसमें मकान मालिक को एक अधिकार होगा कि उसको बेदखल करने का वादा दाखिल कर सके। उसके बाद कह रहा है कि यह अन्य प्रकार से कोई ऐसा कार्य किया है जो ऐसे प्रयोग से असंगत है अथवा वह अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त भवन का प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के अपराध में तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया है। या हो सकता है कि उसने ऐसे कोई एक्टिविटी चालू कर दिया हो किराएदार ने जो कि अनैतिक या अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए अपने मकान में उसने जुआ घर खोल लिया हो या जुआ खेलने के लिए परमिशन दे दिया हो या कोई देह व्यापार का कोई ऐसा कार्य संचालन चालू कर दिया हो और उसमें उसको अपराध में सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो इस आधार पर भी वो किराएदार से मकान खाली करने का वादा दाखिल कर सकता है मकान मालिक। उसके बाद आखिर ये करे किराएदार ने यथास्थिति धारा 25 या पुराने अधिनियम के बंदों का उल्लंघन करके संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग को सिकमी किराए पर उठाया है। मतलब उसमें जो धारा 25 में बातें कही गई हैं कि कोई भी जो किराएदार है वो बिना अनुमति के मकान मालिक के किसी उप किराएदार को नहीं रख सकता है। यही बात ये कह रहा है कि यदि वो रख लिया है तो फिर वो भी एक ग्राउंड बन जाएगा उसको बेदखली करने का।
तत्पश्चात इसके बाद यह है कि किराएदार ने अपनी तत्प्रक्रिय हैसियत को नकारा है, मतलब जो उसका किराएदार की हैसियत है उससे वो अपने आप को नकार दिया था, तो वो मकान मालिक की हैसियत में अपने आप को दिखाने लगा है, या मकानदार के स्वत्व को अमान्य किया है, और मकानदार ने न तो पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार का त्याग किया हो और न किराएदार के ऐसे आचरण को क्षमा किया हो। और इन सब कार्यों से मकान मालिक जो है उस किराएदार को न तो क्षमा किया है और न ही उसके आधार पर पुनः प्रवेश के अधिकार का अपने त्याग किया है। तो इस आधार पर उसको बेदखली का वाद दाखिल किया जाएगा, एक मकान मालिक को एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद करें, किराएदार को भवन का अध्यासन करने की अनुज्ञा मकानदार के अधीन उसके सेवा योजन संविदा के भाग के रूप में दी गई थी और उसका सेवा योजन समाप्त हो गया है। अर्थात ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी नौकरी में हो और नौकरी में रहते हुए उसको कोई मकान दिया गया हो और उसकी नौकरी समाप्त हो गई, यानी कि वो रिटायर्ड हो गया हो या उसका ट्रांसफर हो गया हो, तब ये इसको खाली कराने का, उसके बाद भी वो बना रहता है तो उसको खाली कराने का मकान मालिक को एक आधार बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि उपधारा 2 में इतने ग्राउंड दिए गए हैं जिनके ग्राउंड पर एक मकान मालिक एक किराएदार को कैसे अपने मकान से बेदखल कर सकता है, और यदि बेदखल करने का आदेश दिया जाता है तो उसको बेदखल कराया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे धारा 21 में कि उसको निर्मुक्त करने का क्या कार्रवाई की जाती है। जैसे हम लोग धारा 16 में पढ़े थे, कुछ ग्राउंड ऐसे थे जो कि नेसेसिटी के आधार पर निर्मुक्त कराया जा सकता है, तो वो एक प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है धारा 21 में कि दौरान टेनेंसी किसी व्यक्ति को कैसे निर्मुक्त कराया जाएगा उस मकान से जो किराएदार के रूप में बना है। आज का वीडियो मैं यहीं विराम देता हूं, अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर रहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। पुनः आग्रह है मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।